आप सभी को नमस्कार। आज इस 21वीं ऑनलाइन बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस बुधवार की क्लास में आदरणीय अग्रवाल सर बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी को ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और इसके साथ ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, जिसमें विटामिन के बारे में आपने पढ़ा, जो पहली बार इस तरह की क्लास चली। और हम आगे आदरणीय अग्रवाल सर को इनवाइट करें। इसके पूर्व चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहाँ से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। आप सभी भी इसमें पार्टिसिपेट करें। हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु अग्रवाल और रीता पांडे जी, प्रार्थना और ओमकार के लिए। अब आज की क्लास के लिए हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष श्री जीपी अग्रवाल सर को।
नमस्कार. Am I audible? जी हाँ, यू आर ऑडिबल सर. धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी और रीता जी और अंशु जी को भी मेरा आभार. और मित्रों, इस राष्ट्रीय चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार और नमन के साथ हम अपने प्रयासों को किस प्रकार असीम प्रयास, समवाय और संयुक्त रूप से प्रयास करके इस आंदोलन के साक्षी बन सकते हैं. लेकिन उससे पहले हम उस असीम शक्ति का नमन करते हुए और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय खिमका जी को नमन करते हुए आइए हम सब मिलकर इस कार्यशाला में प्रवेश करते हैं. मित्रों, पिछले बुधवार के समय हमने आपके सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हृदय के बारे में तथ्य रखे थे जो निश्चित रूप से हृदय के जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वो हैरत अंगेजी हैं. किस प्रकार से हमने देखा कि एक दिन में जिस प्रकार से हमारे घर की टंकी, टैंक, ओवरहेड टैंक, जिसकी कैपेसिटी 15,000 लीटर है और वो एक दिन में 2 बार खाली हो जाए, 3 बार खाली हो जाए, 5,000 वाली, यानी 14-15,000 लीटर हृदय सर्कुलेट करता है ब्लड को. मित्रों, दिल होगा तो धड़केगा, दिल होगा तो चलेगा, और यदि कम धड़कता है, ज्यादा धड़कता है, कम चलता है या अधिक चलता है, तो बीमारी का संदेश. लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? क्या हम दिन भर ईसीजी और इको डॉपलर कराएंगे? बिल्कुल जरूरत नहीं. और मशीनों के माध्यम से दिन भर हम जानने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं. हमारा प्रयास ये है कि सामान्य रूप से हम अपने हृदय को जाने. क्या वैज्ञानिक कहते हैं हार्ट की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, वर्किंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है. लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जानना कि जिसके कारण हम हृदय की बीमारी, जब मशीनों के द्वारा इको डॉपलर, ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट जब हमें बताए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती. अगर किसी स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो वो भी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है. अर्ली स्टेज में, बच्चों के स्टेज पे ही किस तरीके से डिटेक्शन होता है कि हार्ट की डिजीज बहुत पहले पता चल जाती है. फिर जांच आवश्यक होती है, और फिर यदि हर आदमी को तो एक्यूप्रेशर नहीं मालूम, तो सर्जरी भी करानी पड़ती है, और अर्ली स्टेज पे. लेकिन वो लाखों में बहुत रेयर, बिरले केसेस होते हैं. वो भी मैं बता दूं कि कैसे अर्ली स्टेज पे बच्चों के बारे में 3 चीजें बहुत जरूरी होती है देखने का. टंग जो है हमेशा नीलापन रहता है, जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट है, किसी हार्ट के वॉल्व में कोई लीकेज है और हेमरेजिक कंडीशंस हो रही हैं, इसलिए ऑक्सीजन आदि प्रॉपरली सैचुरेट नहीं कर पाती. तो ये जेनेटिक हार्ट के इंडिकेटिव होते हैं, और ऐसे हम लोगों ने बहुत पेशेंट्स देखे, लेकिन वो लाखों में एक होते हैं. और आज भी, क्योंकि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया था, हमने डिटेक्ट नहीं किया था, एपेक्स हॉस्पिटल से जांच करा के वो आए थे और उन्होंने कहा भी सर्जरी में वक्त है, और
कैसे इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बच्ची बहुत छोटी थी, लखनऊ से लेके आए थे, और आप हम लोगों के केस हिस्ट्री में देखेंगे, किताबों लिटरेचर में, आपको ये विश्वास नहीं होगा कि इतनी आसानी से मेथी और क्लस्टर मैग्नेट, या क्लस्टर मैग्नेट, बच्ची बहुत छोटी थी, तो क्लस्टर की जगह 5 मेथी के दाने लगा के, अभी कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, मैं बताता हूं आपको, लेकिन इस केस हिस्ट्री के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, जेनेटिक डिफॉर्मिटी है हार्ट के किसी भी अवयव में। नॉर्मली 4 चैम्बर में नहीं होता, लेकिन 4 चैम्बर के बीच में सेप्टम होता है, वो डेविएटेड होता है। अभी हम दिखाएंगे कैसे जो है 4 चैम्बर के बीच में से वो चारों चैम्बर अपने स्थान पे ना होके बाएं दाएं पे चढ़ा होता है, या दाएं बाएं पे जो उसके अंदर बीच में स्पेस होता है वो डेविएटेड होता है। ऐसे समझिए जैसे आपके नाक की हड्डी टेढ़ी हो, तो दोनों नॉस्ट्रल्स, ये चैम्बर छिद्र जो हैं, वो आपको एक तरफ डेविएटेड नजर आएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अंदरूनी कथा होती है सेप्टल डेविएशन की। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गंभीर बात है, सर्जिकल इवेंट है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत आसानी से, लेकिन सालों साल पेशेंट हर 6 महीने में लेके आ जाते थे, और फिर वो खुद लगाने लगे, और वो बच्ची अब लगभग 17-18 साल की हो चुकी है, और वो काफी हद तक ठीक है। तो पिछली बार हम लोग ने बताया था कि हृदय को बहुत चलना पड़ता है। पूरे जीवन अगर एस्टिमेट किया जाए तो वो 1,40,000 किलोमीटर चलता है। अगर आप उसको एवरेज एक दिन में निकालें तो हार्ट को एक दिन में लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये पहला संकेत संदेश है कि हार्ट को ठीक करने के लिए हमें हमारे इस चारों चैम्बर और हार्ट ठीक से काम करे, तो वॉक इज एसेंशियल, वॉकिंग इज एसेंशियल। आप कहेंगे हार्ट तो खुद वॉक कर ही रहा है। हार्ट हमारे अंदर है, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है, और उसमें ओबेसिटी आ जाए, हमारे शरीर में ओबेसिटी आएगी तो हार्ट में नहीं आएगी क्या? निश्चित आएगी। मित्रों, इसका मतलब हमारे चलने से, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग 3 to 4 और 4 to 5 किलोमीटर पर डे जरूरी है, लेकिन मित्रों बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें मनुष्य नहीं चल पाता, व्हील चेयर में होता है, स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, और हम बताएंगे कि क्यों और कैसे आप मजबूरी है तो क्या करें। लेकिन अदरवाइज ये जरूरी है कि आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए वॉकिंग इज एसेंशियल। वॉक, ये मैसेज मिला कि वॉक करना। हम कैसे जाने और कैसे अपने को स्वस्थ रखेंगे, ये भी बहुत सिंपल तरीके हैं। तो पहला है वॉक। अभी हम आपको कुछ चीजें जो हमने पीपीटी आपको शेयर की थी, उसका पेज नंबर 9 और 10 दिखाते हैं कि हमारे पास ईसीजी नहीं है, लेकिन 10 साल पहले हम हार्ट की कंडीशंस को जान सकते हैं। कैसे? अनिल जी स्क्रीन शेयर कीजिए, पेज नंबर। हाँ सर, किया है, 9 पेज नंबर 9 किया है सर जी। ये हम कैसे जान सकते हैं कि देखिए आजकल तो अर्ली 20s, अर्ली 30s, अर्ली 40s में हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, और 40 तक एंजियोप्लास्टी मैंने देखा, 40 से 50 के बीच में। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले जानते भी नहीं थे और इतने कॉन्शियस भी नहीं थे, इतनी हेक्टिक लाइफ भी नहीं थी, इतनी फिजिकल एक्सरसाइज होती थी कि नहीं होती थी? होती थी, ज्यादा होती थी। अब सेडेंटरी लाइफ है, लाइफ स्टाइल, डाइट स्टाइल, ये सारी अफेक्टेड है, सब कुछ एंटीडेटेड हो गया। हमारा जो है 100 साल की जो जीवेम सरदम सतह था वो भी एंटीडेट हो गया। अब 70-80 साल जीने वाले को लोग जो है
मॉडल बांधते हैं, और 60 से 70 वाले किसी तरह खींच रहे हैं, और 50 से 60 साल के बीच में लोग बीमार हो जा रहे हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे? ये देखिए, इम्बैलेंस ऑफ द हार्ट एनर्जी। हम रोज तो ईसीजी कराते नहीं, लेकिन आप देखें, इसको ध्यान से पढ़ें। स्वेलिंग ऑफ नोज एंड पाम्स एंड एंकल्स। सबसे ऊपर सिर के जो है हिस्से में, फेस में, अगर नोज में स्वेलिंग है, दूसरा पाम्स में, और तीसरा हमारे पैर के गट्टों में यानी एंकल में, तो ये, और हील पेन है। टंग में दरारें हैं, क्लेफ्ट है, ये तो आपको ईसीजी और उसके बिना मालूम हो जाता है कि ऐसा हो रहा है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हार्ट की एनर्जी का भी इम्बैलेंस यानी हार्ट की प्रॉब्लम हम बहुत पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर किसी को टंग के टिप पे एक मस्सा हो जाए, ये भी उसका इंडिकेटिव है। और अक्सर आपने देखा होगा, 100 में से 2-4 ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसे लोग होते हैं आपके घर में कि उनकी जीभ का कलर ना तो क्रिम्सन गुलाबी होता, ना लाल होता, और एक्सेस डिफिशियंसी की जगह बल्कि काली, ग्रे और ब्लैक कलर की होती है। ये भी एक इंडिकेटिव है। और ट्रबलसम एल्बो, यानी हमारी, देखिए, हार्ट की मेरिडियन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथवे है, जो हमने शुरू में बताया था कि ऑरा किस प्रकार से ब्रह्मांड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरिडियन के माध्यम से इंटरेक्ट करके बॉडी में आती है, और वो हमारी हाथ की स्मॉल फिंगर के अंदरूनी भाग से जाके एल्बो के अंदरूनी भाग में S3 पे, और P3 पेरिकार्डियम का, जिसको चाइनीज सिस्टम में ब्रेन कहा जाता है, और अपर कैविटी में लंग्स और हार्ट के साझेदारी है, नेबरहुड है, और LU5। यानी अगर आपकी कोहनी का अंदरूनी इन पार्ट में स्वेलिंग है, पेन है, तो ये भी अर्ली सिम्टम्स हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी। सर्कुलेशन इम्बैलेंस, हार्ट की प्रॉब्लम अभी कंफर्म हुई है कि नहीं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस ये है कि आपके 3 तरीके की स्वेलिंग, नाक पे, नीचे पैरों में टखने पे, और तीसरा हाथों में है तो एल्बो में, और ये अलोंग द मेरिडियन पाथवे। आज से 3000 साल पहले, जब फिजियोलॉजी एनाटॉमी नहीं थी, हार्ट के इस प्रकार का 4 चैम्बर्ड और इतने वॉल्व और सारी वेस्कुलर वेसल्स और ये पेरिफेरल हार्ट आदि की जानकारी भले ही नहीं थी, लेकिन ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो कि बिना किसी मशीन की हेल्प के, बिना डॉक्टर्स के, सब कुछ आप घर बैठे जान सकते थे और उपचार भी कर सकते थे। उपचार भी वही है कि आप अपने को, नेचुरो मेडिसिन है कि S3H डायग्नोसिस के लिए भी S3 और P3 और LU5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे देख रहे होंगे, ये देखिए करेला है, अगर आप देख पा रहे हैं, और फिर इसको ये एल्बो में इसको दबाकर बैठना, और दोनों हाथ में आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये देखिए सिंपल ट्रीटमेंट है, ये देखिए, दिस इज नोन एज द नेचुरो मेडिसिन। आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये दोनों हाथ में, ये करेला इस हाथ में, ये करेला इस हाथ में, इसको हम एनर्जी ई करेला कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को मेरिडियन मसाज या जो है हार्ट मसाज, और ये जो है, और अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रेशर भी पड़ेगा, और अद्भुत आपका जो है हार्ट की मेरिडियन मसाज। ये निश्चित रूप से आपको रोम आपका सर्कुलेशन इंप्रूव कर जाएगा। आपके जहां भी स्ट्रेसेस है, कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे? आप मोस्ट फंडामेंटल
किसी की चाल देख लीजिए, किसी की बातचीत, हा यानी वॉक, टॉक और स्टेसिस कि बोलते बोलते रुक जाए, आपको लिस्टलेसनेस हो जाए, और चलना जैसे हमारी पल्स कमजोर हो जाए, धीरे चले, ज्यादा तेज चले, ये सारी चीज। तो वॉक एंड टॉक। चलने पे सांस टूटे फूले, ये बताता है वॉक कि ऑल इज नॉट वेल विद द हार्ट। और टॉक का मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, या ऐसा बोल रहे हैं कि अस्पष्ट, गबड़ 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 गबड़, जैसे स्टटरिंग कहते हैं। तो मित्रों, पहला आपने देखा कि स्वेलिंग ऑफ द नोज, पाम्स एंड एंकल्स, हील पेन, एड़ियों में दर्द। देखिए हर जगह न्यूरो एक्सेस तो है, वो तो हो ही सकता है, लेकिन ये हार्ट का भी एक इंडिकेटिव है। और दूसरा क्लेफ्ट टंग, आपकी जीभ में दरार पड़ी है, जीभ का कलर, टंग के टिप पे वार्ड है, मस्सा है, और ब्लैक टंग है, ट्रबलसम एल्बो है, जैसा कि मैंने बताया। और एक और पहचान है कि रात में नाइट स्वेटिंग हो रही है, रात में अचानक अपने आप पसीना आ जाए। और कुछ लोगों को बहुत अर्ली स्टेज में देखा होगा, यूथ स्टेज में ही, कि लोग आते हैं, मैग्नेट नहीं लगवा पाते क्योंकि हॉट एंड स्वेटी पाम्स, उनके हथेलियों में, ये देखिए निशान पड़ गया, हथेलियों में पसीना हमेशा आता रहता है, सूजन रहती है। आप कहेंगे कि हार्ट की ट्रबल हो गई, आज बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अर्ली डायग्नोसिस है। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और कल की बीमारी के बारे में ये मालूम बताता है। अभी जो मैं बात बता रहा था, अब दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हाई ब्लड प्रेशर, ये भी एक सिम्टम है। स्टटरिंग माने बोलने में ऐसी आवाज जो समझ में ना आए, ऐसा बोलना। और हॉट फ्लैशेस, अपने आप जैसे गर्म के झोंके लगते हैं। आप कहेंगे कि जिनका मेनोपॉजल कंडीशन होती है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। अर्ली स्टेज पे हॉट फ्लैशेस आए, गरम गरम लहरें आदमी को परेशान करें, और एक्सेसिव लाफ्टर एंड एक्साइटमेंट, जो बिना बात के बड़ी तेज अट्ठास मार के हंसते हैं, हा हा करके, बात बात में उछलने कूदने लगते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये भी एक सिम्टम है कि ऑल इज नॉट वेल विद द हार्ट एनर्जी, मीनिंग देयर बाय इन फ्यूचर द एनर्जी इज बिहाइंड ऑल द ऑर्गन्स। और ये हम सिम्टम बता रहे हैं कि हार्ट की एनर्जी के बारे में, कि किस प्रकार से ऑल इज नॉट वेल विद द हार्ट। तो मित्रों, ये आपको जनरल सिम्टम्स में बता रहा हूं। और अक्सर आपने देखा होगा कि ओंठ नीले हो जाते हैं, ये भी साइनोसिस के सिम्टम्स हैं। ब्लू सर्कल्स हो जाते हैं अराउंड द आईज, और बॉडी में जैसे आपके बगल में बैठे हों, कभी ये महसूस हो जाए कि कुछ बगल में जल तो नहीं रहा है। तो इस प्रकार की किसी के शरीर से गंध आने लगे, जिसका नाम हो, जिसको बॉडी में स्पेल्स जैसे या स्मेल जैसे जलने की महक, गंध आए, स्कॉर्चिंग की, और हिकअप्स। दूसरा बात, लेटने में कंफर्ट ना महसूस हो। और एक और चीज, जिसको टेस्ट के बारे में ना पता चले, वो भी हार्ट इज नॉट वेल। तो ऑल इज नॉट वेल, ये अर्ली सिम्टम है। 20 साल की उम्र में ही पते लगने लगते हैं, और 40 साल तक वेट ना करना पड़े। आपको ठीक होने के लिए प्रयास करना चाहिए, बड़ा सिंपल तरीके से। तो मित्रों, ये
अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें इसको अब आइए हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव। आपने हाइपर एक्टिव, अंडर एक्टिव और बैलेंसिंग के पॉइंट्स देख रखे हैं, लेकिन उसके बीच में मैं बहुत सी कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको आज के परिप्रेक्ष्य में, हमारे सिस्टम से ज्यादा लोग विश्वास करते हैं ईसीजी में, स्ट्रेस टेस्ट में, स्टेटमिल टेस्ट में और इको डॉपलर में, एंजियोग्राफी में एंड सीटी एंजियो में। तो मित्रों, हाइपर एक्टिव का क्या है? जब चेस्ट रीजन में, खासतौर से हार्ट के रीजन में कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे कोई दबा रहा है, और जब कोई किसी व्यक्ति को आर्टिफिशियल गेस्चर्स हो, बनावटी जो है पन दिखे, ये भी एक सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी की। और साथ में जो है चेहरा तमतमाया हुआ सा नजर आए, और पैल्पिटेशन जो कि पल्स रेट हमारी 70 के आसपास हो, हमने पिछली बार भी बताया था। अगर 60 और 50 से नीचे है, 50 से ऑल इज नॉट वेल, मैसेज इज नॉट गुड। अगर 100 से ऊपर है तो भी हमें ये जानना चाहिए कि देयर इज, इसे हम फास्ट एक्सेसिव पल्स मानते हैं, पैल्पिटेशन एक्सेसिव मानते हैं। और पसीना, आप जानते हैं कि बिना बात के जिनको पसीना आता है, जो बहुत तेजी बात करते हैं, हर कंडीशन में हिस्टीरिया, जैसे आदमी को दौरा पड़ रहा है, हर चीज में ठंडे की, जब गर्मी हॉट फ्लैशेस लगते हैं तो हमेशा जो है क्रेविंग होती है कोल्ड ड्रिंक्स की। और टंग के एक तो मस्से की और दूसरा कुछ ऐसा अल्सरेशन सा नजर आता है बिना बात के। हीट एनर्जी, हार्ट एनर्जी, हीट एनर्जी, जब स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि उसकी पेयर्ड ऑर्गन है और जीआईटी का कुछ हिस्सा जब हीट अप हो जाता है तो अल्सरेशन माउथ सोर्स, नीड नॉट टू बॉदर, घबराने की जरूरत नहीं है। हर बात में ये अर्ली डिटेक्शन है, डायग्नोसिस है। और हमें अक्सर हम लोगों ने देखा कि गैस के पॉइंट लगा के ये सब ठीक हो जाता है। और लेकिन माउथ सोर्स बहुत अरसे तक, और जब ठीक ना हो, जब एक्सेसिव पैल्पिटेशन हो, पसीना बार बार ज्यादा होता हो, हिस्टेरिक कंडीशंस हो, ओवर एक्साइटमेंट है, चेस्ट में तनाव हो, चेहरा बार बात में लाल हो जाता हो, ये सारे सिम्टम्स हैं। और शोल्डर्स पेन हो, क्योंकि शोल्डर्स के अराउंड जो है हार्ट और लंग्स और पेरिकार्डियम की मेरिडियन होती है। अंडर एक्टिव सिम्टम्स देखिए, सॉरोफुल बिहेवियर, जैसे आदमी दुखी होता है ना, ओवर एक्साइटमेंट is the indicative of the imbalance in the heart energy, and less of the, और जब आदमी दुखी सा, नो एक्साइटमेंट, जीने का उत्साह ना हो, जस्ट ऑफ लाइफ ना हो, दिस इज अगेन सोरोफुल बिहेवियर। मन हमेशा बुझा सा रहे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पूरी की सांस, अगर सांस हेल्दी नहीं होगी, श्वास का चलना, रक्त का प्रवाह यानी चलना, और हृदय का, नाड़ियों का चलना, चलते ही रहना, ये दैट इज द वॉक ऑफ द ब्लड, दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ द हार्ट, हेल्दी हार्ट। क्योंकि हार्ट ब्लड को जो है सर्कुलेट करता है, और हार्ट, हेल्दी हार्ट, जब हेल्थ की, ब्लड की बायोकेमिस्ट्री हेल्दी है, उसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब नॉर्मल है, तब हार्ट को जो ब्लड जाएगा, हेल्दी ब्लड जाएगा, और वो हमेशा सर्कुलेट करेगा, चेतना देगा, न्यूट्रिशन देगा हर सेल को। तो चलना ही जीवन का नाम है, चलते रहना, हृदय को धड़कता रहना, ये भी चलना है, धड़कन चलती रहे, श्वास चलती रहे, रक्त प्रवाहित होता रहे,
तो कुल मिला के ऑल इज वेल। रक्त में रुकावट तो बेहोशी, लोग कहते हैं कि हार्ट की नो नो, कोई ना कोई कारण है कि यदि या तो हार्ट की ब्लड की जो है बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट ठीक नहीं है, हेल्दी ब्लड नहीं है, या हार्ट के बहुत से ऐसे स्ट्रक्चरल फॉल्ट है वो भी नहीं है, या तीसरी बात है कि हमारी श्वास जो लंग्स के माध्यम से ब्रह्मांड से श्वास वो ठीक से नहीं चलती और लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है और एक संदेश है संकेत कि हृदय का स्वस्थ रहना, चलते रहना चाहिए, श्वास का चलते रहना, ब्लड का चलते रहना और मनुष्य क्षम का चलते रहना। रुकावट स्टेसिस है, ब्लॉकेज है, और ये वात पित्त कफ में वात चलते रहना है, पित्त का मतलब बायोकेमिस्ट्री और कफ का मतलब है रुकावट। फ्रॉम ऑल एंगल्स रुकावट कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है जो आर्टरीज के वॉल के अंदरूनी भाग पर जम जाता है तो ल्यूमेन कम हो जाता है, प्रवाह गति, रक्त के प्रवाह की गति हल्की हो जाती है, हार्ट को ज्यादा एग्जर्ट करना पड़ता है एज ए मशीन के रूप में, तो ब्लड प्रेशर वेरी करने लगता है। तो ब्लड प्रेशर इज ए सिम्टम, इट्स नॉट ए डिजीज। तो अब नेक्स्ट इसमें देखें, ये अंडर एक्टिव में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सडन स्पीचलेसनेस, बैठे बैठे आदमी बेहोश हो जाए और जैसे कि आदमी बेहोश नहीं हुआ, बैठे हैं, उसकी आवाज नहीं निकल रही, ये अंडर एक्टिव हार्ट है। एक अचानक ऐसे कोई मौका आया, कोई ऐसी गतिविधियां, ऐसी बातें हुई कि आदमी ना तो बेहोश हुआ, ना कॉन्शियस है, बट स्पीचलेस है, लेकिन थोड़ी देर में स्पीच रेस्टोर भी हो जाती है। अगर आपको पॉइंट मालूम है तो ये बहुत अच्छी बात, नहीं तो भगवान जब तक कि किसी को अंतिम पड़ाव पे नहीं पहुंचाता है तो बार बार मौके देता है, ये संकेत है। लिस्टलेसनेस, अचानक ऐसा लगे जैसे कुछ नहीं समझ आ रहा है, उसमें है, मूर्छित नहीं हुए, फेंट नहीं हुए, गिरे नहीं है, लेकिन आपके हार्ट के एनर्जी कम होने के कारण लिस्टलेसनेस, हैवीनेस एंड फुलनेस इन, और चेस्ट में, छाती में भारीपन। आप कभी नापेंगे, अक्सर अर्ली स्टेज में, यंग स्टेज में ही पीरियड्स के डिसऑर्डर होने के कारण, ब्लड का सर्कुलेशन, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, ये अक्सर देखा गया है कि लड़कियां अपने स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में जहां उन पर स्ट्रेन पड़ा वो बेहोश हो जाते हैं और उनका हीमोग्लोबिन भी वेरी करता है, कम हो जाता है, और बीपी भी कम होता है, और कोई ना कोई ऐसा सेंस ऑफ शॉक है या फटीग है, मेंटल डलनेस है और लो विल पावर है, स्ट्रॉन्ग पैल्पिटेशंस, एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब इस पे हम बहुत आप पे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट के साथ। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्वेटी पाम्स, इसमें ईस्टर्न फिलॉसफी के साथ साथ आज आपको कुछ चीजें ऐसी दी हैं जिसके लिए हमें गंभीर रूप से चर्चा करनी पड़ेगी और आपको पॉइंट बताने पड़ेंगे। आपको नहीं, हम बताएंगे। देखिए, जब आदमी की आवाज बोलते बोलते भर्रा जाए, लोप होने लग जाए, गायब होने लग जाए, या तेजी से चिल्लाने लग जाए, शाउटिंग, तो क्या है, ये रिदम जो है टूट जाता है। आपने कवियों को देखा होगा, वो तरन्नुम में गाते हैं, तरन्नुम में लिखते हैं, और रिदम, तो हार्ट भी रिदम एंड नो रिदम। अगर और जब नो रिदम होता है या रिदम तरन्नुम टूट जाता है तो उसे अरिदमिया कहते हैं। ये भी एक नॉमेनक्लेचर ऐसा है जिसे आपको हार्ट की फिजियोलॉजी में मिलेगा, अरिदमिया। इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लेकिन अच्छा, हैवीनेस इन हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लेकिन सॉरोफुल बिहेवियर, इमोशन, रीजन, ये सब हम लोग अर्ली डायग्नोसिस की, ये एक्साइटेड बहुत होता है बात बात में, शादी ब्याह में है तो कुछ लोग ऐसे हैं
खूब नाचते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, बल्ले बल्ले, और फिर 15 दिन तक पड़े रहते हैं, न किसी से बात करना न बोलना। तो ये एक्सेसिव लाफ्टर, एक्सेसिव एक्साइटमेंट, और फिर लो एंड डिप्रेस्ड मूड, ये हाई एंड लो। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो पल्स, palpitation, high palpitations, all are indicatives from different angles. Cyanosis, जीभ देखकर, टंग देखकर, लिप्स देखकर कि किस तरीके से ऑक्सीजन का सेचुरेशन, देयर इज नॉट, ऑल इज नॉट वेल इन द चेस्ट, नेबरहुड इज नॉट गुड। क्यों? लंग्स और हार्ट में ठीक से तरन्नुम नहीं है, रिदम नहीं है, इसलिए साइनोसिस है। जीभ में नीलापन है, होंठ में नीलापन है, और सांस उखड़ी हुई रहती है, और एस्मेटिक नजर आते हैं। बोलने में तकलीफ, बात करने में तकलीफ, गर्म जोशी से नहीं मिलते, तो डलनेस होती है, ये सारी। अब आइए अनिल जी, जो हमारी रिसर्च मीटिंग में जी सर प्रेजेंट किया गया था, आज पहले 2 नॉर्मल हार्ट और इनलार्ज हार्ट की बात की। देखिए मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसे चित्र दिखा रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको ट्रीटमेंट जाने पहचाने लगेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है वो। देखिए, नॉर्मल हार्ट, अनिल जी स्क्रीन शेयर कीजिए, लगा रहे हैं। और इनलार्ज हार्ट, आप हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, चाइनीज हमारे खेमका जी की पूरा का पूरा अद्भुत डॉक्यूमेंटेशन है पूरा हार्ट पे, और आयुर्वेद में आपको धन्वंतरी में सारा ट्रीटमेंट हार्ट का भी, सारे पैर के, हाथ के, सिर के आर्टरीज का इलाज है, और अद्भुत है, बहुत सरल है। उसी का कुछ अंश हम आपको रिप्रोड्यूस करेंगे, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से परम सूक्ष्म में लाइटनेस डार्कनेस के पॉइंट हार्ट और लंग्स और पेरिकार्डियम के बड़े बड़े उपचार हुए। अब ये देखिए 2 चित्र, ये तो नॉर्मल कार्डियोमायोपैथी का मतलब है, आपकी मसल्स जो है, हार्ट की मसल्स के बारे में पूरा जिक्र है। अब आइए नेक्स्ट देखिए कि नॉर्मल और इनलार्ज हार्ट, अक्सर आपने हार्ट को इनलार्ज सुना होगा। तो ये देखिए, जो एक आपके सामने दाएं तरफ है नॉर्मल हार्ट है, और बाएं तरफ जो है वो इनलार्ज हार्ट है। वही हार्ट जो नॉर्मल था कभी, और अगर आप जांच कराने जाते हैं, चेस्ट एक्सरे कराया, तो उसमें दिखता है कि, और सीटी स्कैन कराइए और एमआरआई कराइए, तो इनलार्ज हार्ट, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सिम्टम था जिसकी वजह से आपने जांच कराई। नेक्स्ट आइए, आपको कुछ बातें बहुत बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको जूम करके देखिए। आप ये 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। एक एओर्टा जो है, और ये नीली नीली बहुत बड़ी जो है महाधमनियां हैं, और नीचे आप देखें कि राइट में जो है एकदम डार्क लाल रंग का, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बहुत छोटा है, और बाएं तरफ जो है ये बहुत बड़ा है। अब इस छोटे से लेफ्ट वेंट्रिकल में इसके चारों तरफ जो है, जो चैम्बर का निर्माण करती हैं, वो ट्रिपल लेयर्ड वॉल होती है। उसकी अंदरूनी वॉल का हिस्सा, उसका नाम होता है एंडोकार्डियम, और बीच वाला मायोकार्डियम, और बाहर का पेरिकार्डियम। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसके बीच में कैद होता है। अब आप देख रहे हैं कि वेंट्रिकल का राइट साइड में जो वेंट्रिकल है उसका स्पेस कम हो गया है, और पेरिकार्डियम, ये ट्रिपल लेयर्ड जो है वो मोटी और थिक हो गई। और लेफ्ट साइड में देखिए, जो ट्रिपल लेयर्ड है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इनलार्ज हो गया। तो ये इनलार्ज हार्ट की कंडीशन है। इसके ऊपर आप देखेंगे टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी,
कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायोपैथी का मतलब मसल्स। और ये जब हार्ट आप जानते हैं कि चारों चैम्बर एक साथ रिदमिक मैनर में, अपर जो है वो लेफ्ट राइट एट्रियम होते हैं और नीचे के जो चैम्बर होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एक्चुअल एक्टिव हार्ट है, यहीं से पंप होकर सारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वर्किंग को इजेक्शन फ्रैक्शन भी से नापा जाता है, जिसकी जो कि आपने देखा होगा इको डॉपलर कराने में, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन यानी ईएफ, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन होता है और पूरे हार्ट की कार्य क्षमता को बताता है। उसकी रीडिंग होती है इन बिटवीन 60 to 65, और नॉर्मल भी 10 प्लस माइनस होता है, तो 55 तक उसे नॉर्मल मानते हैं। अगर आपका हार्ट की ये एफिशिएंसी आती है तो ऑल इज वेल। भले ही आपको बीपी है क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल है, आपका लाइफ स्टाइल डाइट स्टाइल ठीक नहीं है, लो बीपी है। महिलाओं को अक्सर लो बीपी होता है क्योंकि उनको मेंसेस का डिसऑर्डर होता है, थायराइड, मेंसेस, और साथ में मेंसेस का डिसऑर्डर है तो साथ में उनको जो है यूट्राइन डिसफंक्शन होता है, और मेंसेस के कारण जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, बीपी भी फॉल करने लगता है, और अल्टीमेटली हार्ट जैसी कुछ न कुछ सिम्टम्स और संकेत आने लगते हैं। और अक्सर लड़कियों को और महिलाओं को बैठे बैठे कमजोरी लगना, बेहोश होना, और फिर ठीक से उठकर काम करना, थक जाना, जल्दी थक जाना, ये सब सर्कुलेशन संबंधी है बीपी के। अब ये देखिए टाइप ऑफ कार्डियो मायोपैथी एंड इनलार्ज हार्ट, इट इज ए साइन, इस बात का संदेश संकेत है कि द हार्ट में बी ओवरवर्क्ड। हार्ट इनलार्ज कब हो जाता है? जबकि हार्ट की ओवरवर्किंग होती है। हार्ट की ओवरवर्किंग कब होती है? जब हमारी होती है। हार्ट इनलार्ज ओबेसिटी कैसे हो जाता है? कैसे क्यों उसमें मोटापा आ जाता है? क्योंकि सेडेंटरी लाइफ है, बैठे बैठे, जैसे मैं दिन भर बैठे बैठे काम करता हूँ और चलना फिरना ना के बराबर होता है। और मैं आपको एक बहुत ही ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सबको मालूम है और नहीं भी मालूम। 90% लोगों को हार्ट की बीमारी 40 साल की उम्र में ही, 30 साल की उम्र में लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी माने वृद्धि, दिल की वृद्धि, लार्ज हार्ट का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट हाइपर, इसका मतलब हार्ट की और सारी चीजें शुरुआत होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी से, और दिस इज ए काइंड ऑफ कार्डियो मायोपैथी। मायो मीन्स मसल्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्ट की वेसल्स की और चैम्बर्स की, खासतौर से चैम्बर्स की जो है मसल्स ट्रिपल लेयर्ड होती हैं, एंडोकार्डियम, और विशेष रूप से बीच वाली जो सबसे स्ट्रांग होती है और बाहर की है कवरिंग सुरक्षा कवच पेरिकार्डियम, बीच की है मायोकार्डियम। तो उसमें जब स्टिफनेस हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन, दिल का एक साथ जो है चारों चैम्बर का सिकुड़ना और फैलने की कंडीशंस में रिदम टूट जाता है और हार्ट की बीमारी, क्योंकि हार्ट में एनलार्जमेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, और उसे हार्ट की हाइपरट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट चित्र देखिए, ये आपने देख लिया कि कैसे और 90% लोग आज इसके शिकार हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रीटमेंट है। अब आइए देखिए वेंट्रिकल की दो, देखिए ऊपर आपकी हेडिंग देखिए, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर रीमॉडलिंग। अब आप देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है। आपने सुना होगा, इतना तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स बताते भी हैं कि जब बीपी, सबसे पहले बीपी नापते हैं तो कहते हैं भाई आपका बढ़ा हुआ या घटा हुआ। तो नॉर्मल क्या है? 120/80। आइडियल 40 साल की उम्र में, 50 साल की, 60 साल की उम्र में अगर 120/80 है तो मृत्यु होगी तो होगी, लेकिन आपको हार्ट की ये बीमारी के किसी भी प्रकार की बीमारी को रूल आउट करते हैं और कहते हैं भाई ये तो अजूबा है। लेकिन अब देखिए कि
सिस्टोलिक क्या है कि जो हमारा 120 है, जब हार्ट फैलता है यानी इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज नहीं सॉरी, एक्सपेंड करता है चैम्बर्स, तो उसमें ब्लड आके इकट्ठा होता है, और जब वो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सिकुड़ता है, तो वो ब्लड को जो है बाहर फेंकता है एओर्टा के माध्यम से, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से होता है। तो चारों चैम्बर, दोनों अपर जो चैम्बर है एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जब फैलता है तो उसे डायस्टोल कंडीशन कहते हैं, और जब सिकुड़ता है, जब उसे हेल्दी वो ब्लड को बाहर सर्कुलेट करता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और वो सिस्टोलिक है। तो हमारा बीपी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, सिस्टोलिक यानी अपर लिमिट 120 और नीचे वाली 80, ये अल्टीमेट और बिल्कुल सही कंडीशन। अब आप देखिए नॉर्मल हार्ट, इसमें जो है चारों चैम्बर आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लाल लाल, और उसकी ट्रिपल लेयर्ड वॉल ये देखिए बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है। अब देखिए बीच वाला हाइपरट्रॉफीड हार्ट, यानी जो अंदर का स्पेस कम हो गया है, और जो लेयर हैं यानी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ये देखिए मोटापा आ गया, तो स्पेस अंदर का कम हो गया, दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफीड हार्ट। इसका संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? DHMP, HCMP, हाइपरट्रॉफीड कार्डियोमायोपैथी। और ये डायस्टोलिक यानी जब फैलता है, यानी ब्लड के भरने के स्टेज की डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहलाता है। अब आप देखिए दूसरी कंडीशन कि स्पेस बढ़ गया है, इसमें दूसरा ये थर्ड जो है स्पेस बढ़ गया है, ये डायलेटेड हार्ट हो गया। और आप देखेंगे कि जो तीनों मसल्स की लेयर हैं वो कमजोर होके, वीक होके पतली पड़ गई। यानी किसी भी आप एक रबर के गुब्बारे को ले लीजिए, अगर ज्यादा फुलाएंगे, डायलेट करेंगे, तो वो धीरे धीरे फूल फूल के पतली पड़ जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि फूट जाए, जिसे हेमरेजिक कंडीशंस कहते हैं। लेकिन नॉर्मली हार्ट ऐसी मजबूत 3 लेयर से बना होता है, ये कंडीशन जल्दी आती नहीं, लेकिन डायलेट हो जाती है, और अंदर जो है वो स्पेस बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं डायलेटेड हार्ट, यानी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक का मतलब जब बीपी की अपर लिमिट 120 से ऊपर होने लगती है तो ऑल इज नॉट वेल, और 130, 140, 150, 160, 180, किसी किसी का 200 एंड बियॉन्ड हो जाता है। 200/100 एंड 110, ये दोनों ही कंडीशन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही, यानी आपको अगर ठीक से तुरंत इस पे इलाज ना किया गया तो हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ना। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जानकारी इसलिए होनी चाहिए कि हम किसी भी कंडीशन के लिए तैयार रहें, और हर जगह आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हर जगह जो है आईसीयू अवेलेबल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने आपके हाथ में सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में बोथ स्मॉल फिंगर दी। आपको हार्ट की मेरिडियन दी हुई है, आप जानते हैं चाइनीज सिस्टम से। आपका एक्सिला रीजन में आप देखेंगे कि H1 है, और छोटी उंगलियों में इमरजेंसी के लिए लास्ट S9 पॉइंट है, और CMP वाला पॉइंट। पूरे अंदर के हिस्से को, तीनों ज्वाइंट को आप चेक करते रहिए और चलते रहिए, आपको पता चलेगा कि बहुत तेज से दर्द हो रहा है तो आपको रिलीफ भी मिलेगा। आपने ये 3 हार्ट के देखे, एक नॉर्मल हार्ट है, दूसरा हाइपरट्रॉफी मतलब वॉल में वृद्धि हो गई, जो मस्कुलेचर है, मसल्स हैं ट्रिपल लेयर्ड हैं, वो थिक हो गई, और स्पेस कम हो गया है, तो इस कंडीशन को हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट कहलाती है। और डायलेटेड हार्ट जो है, जिसमें कि आपका देख रहे हैं स्पेस ज्यादा हो गया, और जब ब्लड भरने के बाद उसे बाहर फेंकने की बात होती है, यानी सर्कुलेट करने की, तो हार्ट की स्थिति मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की तरफ
इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देखिए ये आप देखिए नैरेटिव देखिए कि 500 में से एक आदमी को कार्डियोमायोपैथी का, देखिए 2 वर्ड है, SCMP और DCMP। SCMP का मतलब होता हुआ हार्ट की हाइपरट्रॉफिड कार्डियोमायोपैथी, और ये है डायलेटेड। जो 2 कंडीशन दिखाई थी, 3 आपको दिखाया था, एक में जो है हाइपरट्रॉफी थी, दूसरे में डायलेटेड हार्ट था। तो आपको हार्ट की मसल्स क्या होती है, देखिए हाइपरट्रॉफी में यहाँ मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और बहुत लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर होने पे SCMP डेवलप हो जाता है, यानी हाइपरट्रॉफी ऑफ द हाइपरट्रॉफीड कार्डियोमायोपैथी। और ऐसी हार्ट की वॉल्व की कंडीशंस होती हैं, ये जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकता है और पोस्टनेटल भी हो सकता है। ये सर्जिकल इवेंट होता है, लेकिन आपके लिए सर्जरी जैसी सारी चीजें आपको ट्रीटमेंट के माध्यम। हार्ट की मसल के सेल फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो साइज में बढ़ जाने के कारण थिकनेस आ जाती है, इसलिए उसमें स्पेस कम हो जाता है। ये SCMP हाइपरट्रॉफी। और DCMP का मतलब है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें इनहेरिटेंस, यानी ये भी हो सकता है कैरियर डिजीज का कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, कोई खास बात नहीं। दूसरा एसोसिएटेड विद द नॉर्मल ब्लड क्लॉट्स हो, वहां पे आप देखेंगे कि ब्लड के क्लॉट आपको मिलेंगे। तीसरा है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज प्रोबेबली the result of damage to the myocardium produced by a variety of toxic metabolic infectious agents। अब आइए यहीं पर देखिए DCMP और CMP के कि आपके ब्लड में कोई भोजन में गड़बड़ी है तो टॉक्सिसिटी होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब लीवर आदि जो जोन 2 में जितने ऑर्गन हैं वो उसको ठीक से एप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे, ब्लड को ठीक से हेल्दी ब्लड नहीं बन पाएगा, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो कहीं उसमें प्रोटीन या एल्बुमिन आदि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है, पैंक्रियास ठीक से, जो जोन 2 के सारे ऑर्गन हैं, एसिडिक ब्लड है, गैस्ट्रिक है, हीमोग्लोबिन कम है या प्लेटलेट, ये सारा का सारा निर्माण जो है बायोकेमिस्ट्री जिसे मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, वो सारा का सारा जोन 2 में बनता है। और इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर गैस की लंबी बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हार्ट की बीमारी आ सकती है। टॉक्सिसिटी ब्लड में हुई तो वही सर्कुलेट होगा और वही खुद हार्ट की भी का भोजन बनेगा, तो वो हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। हार्ट को नुकसान तो पूरी बॉडी को नुकसान होगा। तो इन्फेक्शन हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई और फाइब्रस चेंज ऑफ द मायोकार्डियम। अगर वहां के स्ट्रक्चर में मसल की जो मायोकार्डियम के बीच वाली दीवार है, मसल से उसमें अगर कोई स्टिफनेस या किसी प्रकार की गड़बड़ी है, या लास्ट में है ऑटो इम्यून सिस्टम या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मित्रों, अब सबसे पहले इसके पॉइंट नोट कर लीजिए। डायलेटेड हार्ट यानी DCMP, चाइनीज के नोट कीजिए पहले, S7, LU9, P7, ये तीनों पे वाइट ब्योल मैग्नेट ऑन दी ब्योल मेरिडियन, S7, LU9 और P7। और S6, LU6 और P4 को आप सेलेक्ट करेंगे। मित्रों, बड़ा आसान सा हम इलाज आपको बताते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपको नॉलेज नहीं है, तो दोनों कलाई की में अगर चने की चौड़ी पट्टी बांध लें या मेथी की चौड़ी पट्टी बांध लें 1 इंच के पेपर टेप में, तो S7, LU9 और P7 सब कवर हो जाएगा, S6 भी कवर हो जाएगा। और ये आपके लिए एक औषधि बहुत बड़ा उपचार है। और ये आप मुझे देख रहे होंगे, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये मेगा मेरिडियन के ट्रीटमेंट हैं। या तो क्लस्टर लगा लीजिए, अगर आप ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट जानते हैं या आप कर सकते हैं तो आत्रेय के अनुसार
आप मेगा मेरिडियन के कुछ पॉइंट लगाकर इसे आप आराम से कर सकते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी। अब आइए आयुर्वेद में लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, जिसे आपने देखा, जिसका नोमेनक्लेचर है SCMP, हाइपरट्रॉफिड कार्डियोमायोपैथी, और दूसरा है DCMP, डायलेटेड। तो SCMP का ट्रीटमेंट पहले हमने DCMP का बताया था। अब लेफ्ट SF के 7th हॉरिजॉन्टल पे 4-5 सीडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। मित्रों ये नोट कर लीजिए, ये आप मेरी देख रहे हैं, ये हाथ में देख रहे हैं, ये अगर इसी पे आप इस तरीके से चने की पट्टी बांध लें या जो है क्लस्टर मैग्नेट लगा लें तो ये एक तरीके से कवर कर लेता है SCMP और DCMP दोनों को। लेकिन अब एक और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 7th हॉरिजॉन्टल पे 4-5 सीडेट, 3-6 टोन। ये बात मैं आपको एक चीज और बताना जा रहा हूं कि धन्वंतरी में इंग्लिश वर्जन जो मेरे पास लेटेस्ट है, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट सेगमेंट्स ऑन 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दिया हुआ है, जिसमें सारे चैम्बर का, वेंट्रिकल का और सारे वॉल्व का स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और आयुर्वेद ये बताता है कि जब स्ट्रक्चर ठीक होगा तो फंक्शन ठीक होगा। अगर हार्ट की तीनों मसल्स मजबूत होंगी, सुरक्षा कवच, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, तो मजबूती से हार्ट काम करेगा। दिल मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपके बात व्यवहार अच्छा होगा, आपका जो है जीने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। तो मित्रों ये पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है। उसके बाद 76 और 77 एक बहुत बड़ा मैं टोटका आपको बताने जा रहा हूं पेज नंबर 77 का। ये बोथ स्मॉल फिंगर में 6 फैलिंग्स हैं, वात फैलिंग्स, पित्त और कफ फैलिंग्स। इनमें क्लस्टर मैग्नेट लगाएं। अगर जितने सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अर्ली डायग्नोसिस, आप ECG मत कराइए, कराना है तो कराइए, इको डॉपलर कराना हो तो कराए, ना कराना हो तो ना कराए, लेकिन बोथ स्मॉल फिंगर के 6 फैलिंग्स में क्लस्टर मैग्नेट। अब आइए, जिस बच्ची का जेनेटिकली वॉल्व खराब था, उसका नाम रिद्धि, आप हम लोगों की मैगजीन में और किताबों में देखेंगे। केवल जब छोटी सी बच्ची को बोथ स्मॉल फिंगर के सारे फेलिंग्स में 5-5 मेथी के दाने क्लस्टर मैग्नेट की जगह लगा के उसे कह दिया गया, बाद में उसको अन्य ट्रीटमेंट दिया गया और वो बच्ची रिकवर करती गई। आपके लिए अगर ये हेल्दी हार्ट नहीं है, हेल्दी ब्लड नहीं है, तो भी काम करेंगे। आपको गैस्ट्रिक हार्ट है तो भी काम करेंगे, पित्तज हार्ट है तो भी काम करेंगे। और आप अगर आप ट्रे में देखेंगे पेज 91 पे, तो इसमें दिया हुआ है राइट स्मॉल फिंगर के वात और पित्त फैलिंग्स में लेफ्ट और राइट हार्ट के दोनों तरफ के 4 चैम्बर का एक अधिकरण है। और कफ में जो है वो है लेफ्ट लीवर की लेफ्ट लोब, और लेफ्ट स्मॉल फिंगर के वात फैलिंग्स में राइट किडनी और पित्त फैलिंग्स में लेफ्ट किडनी और लोअर फैलिंग्स में राइट लीवर का, यानी लीवर, किडनी और हार्ट का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। तो अपर चेस्ट का, हार्ट का और जोन नंबर 2 के लीवर और किडनी, जो कि आधार तैयार करते हैं टॉक्सिसिटी के लिए और बीमारी के लिए, वही उस आधार को समाप्त करते हैं बीमारी दूर करने में, मेटाबॉलिज्म में और परिवर्तन में। वात पित्त कफ का पूरा इलाज है और अद्भुत इलाज है। विजन के माध्यम से आप कहेंगे अरे ये तो ऑक्सीपिटल लोब का भी है, सर्वाइकल का भी है। तो मित्रों बहुत बड़ा मैसेज है कि 3 बातें और बताना चाहेंगे और ये आपको हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है इंटरेक्शन का।
आपने पॉइंट्स देखे। आगे हम आपको इसी को कंटिन्यू रखेंगे, और ये बातें मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होगी, और एक जनरल ट्रीटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे प्रकार की जो गंभीर रोग हैं उनमें ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए। आपको ईसीजी, डॉपलर, एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो के एवज में सारे सिम्टम्स हैं। ब्लड प्रेशर का है, स्टेसिस का है, आपको रिदम आपका गड़बड़ है, आपको मन में निराशा सी है, एक्साइटमेंट जीने का नहीं है, जस्ट ऑफ लाइफ नहीं है, और चलने में, बोलने में, आपको बात व्यवहार में ये लगता है कि कुछ रुकावट आ रही है, तो मित्रों, बोथ स्मॉल फिंगर का कप जॉइंट 4-5 सीडेड 3-6 टोन, 0 टोन 9 सीडेड, ये आप देखेंगे कि डॉक्टर वॉल से कि उसमें हार्ट के दोनों उसका ट्रीटमेंट है। खासतौर से सर्दियों में इसके जब रुकावट अपने आप आ जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि आप CMENIयम के दृष्टिकोण से ये लंग्स और हार्ट का भी ट्रीटमेंट है, डॉक्टर वॉल के हिसाब से है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण, जो कोविड के समय बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट साबित हुआ, और आपकी स्टेसिस से लेके बोथ स्मॉल फिंगर 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 सीडेड 3-6 टोन। फिर से मैं आपको बता दूं, रिपीट कर दूं, बोथ स्मॉल फिंगर 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 सीडेड 3-6 टोन। अब आइए देखिए, आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि आपको हार्ट की जो बीमारियां हम बता रहे हैं वो है कि नहीं। बहुत आसानी से मालूम होगा। जैसे ही आपने ये पॉइंट लगाए, आपको फीलिंग अच्छी नहीं होगी। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कोई खास बात, बहुत बड़ी बात नहीं। सारे सिम्टम होने के बाद भी कारण कुछ और है। लेडीज हैं तो उनको पीरियड्स की और यूट्रस की प्रॉब्लम और थायराइड की हो सकती है, उसमें ब्लड प्रेशर भी कम होता है, आदमी की चेतना भी, फेंट भी हो जाते हैं। तो ये बातें मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको तुरंत डायग्नोसिस हो गई कि जो पहले तो गंभीर बातें, सब लोग, मेरा ये 25 वर्षों का अनुभव है, जहां जहां मैंने बताया, कैंसर का डिस्कस किया तो बहुत से लोग रोने लगे कि मुझे तो कैंसर के सारे सिम्टम हैं। जैसे हार्ट का बताया तो अरे रे रे, मुझे तो हार्ट ब्लॉक भी है, गड़बड़ भी है, CMP भी है, DMP भी है, HSCMP भी, और ये सब रोना पीटना शुरू कर दिया। तो मित्रों, हंसना सीखिए, हंसाना सीखिए, और ये थेरेपी आपको इस आंदोलन के रूप में, इस उम्र में आपको सुपर स्पेशलिटी जैसी चीजें, ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। हाजी जमील साहब को मैं नमस्कार करता हूं, और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का ये अद्भुत उपहार है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड। और इसमें जो है ये छोटी उंगलियां, छोटी नहीं, ये छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है। छोटे मियाँ जो हैं ये सुभान अल्लाह है। और परमात्मा के 3 रूप इसमें हैं, ईश्वर, अल्लाह और गॉड, तीनों एक ही के रूप हैं। धर्म अलग हो सकता है, लेकिन कर्म चाहे हार्ट का हो चाहे हमारे हो, वो सबके एक है। और ये वैश्विक थेरेपी के लिए ऊपर वाले ने बस ज्ञान बनाम अज्ञान है। बस आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्त नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट सेशन, इंट्रैक्शन सेशन के रूप में प्रारंभ करते हैं। जिनको भी क्वेश्चन पूछना हो वे अनम्यूट कर लें, यानी हैंड रेज कर दें तो उनको अनम्यूट करेंगे तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी अगवा सकते, राइट में मोर ऑप्शन है। अमरजीत यादव जी, अनम्यूट कर लीजिए अमरजीत यादव, और वीडियो ओपन करके और अपने बारे में थोड़ा परिचय दे करके फिर आप सवाल पूछिए।
प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। सर मैं अमरजीत यादव लखनऊ से हूँ सर। सर मैंने इसी बार सेमेस्टर 1 अभी कंप्लीट किया है अपना सर। जी बताएं। सर मुझे मेरे हार्ट में एक प्रॉब्लम है, वो है EMR प्रोलैप्स, मिट्रियल वाल्व प्रोलैप्स। हाँ ठीक है, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। यस सर। आपने प्रोलैप्स जानते हैं किसे कहते हैं? सर बोलिए। वो कुछ बढ़ा हुआ ऐसा कुछ है। नहीं, आपको मैं बता दूं, राइट। आपने गांव में यादव जी गांव में देखा होगा बच्चे शौच करते हुए उनका हाँ मल सर। द्वार नीचे लटक आता है। हाँ सर। बच्चे शौच करते समय लाल लाल जो है उनके मल द्वार नीचे अक्सर कुछ बच्चों में देखा होगा कि नीचे लटक जाता है, हाँ सर। उसे प्रोलैप्स कहते हैं, एनस। ऐसे ही अंदर आपके मिट्रल वॉल्व है, अगर आप उसकी पूरा धन्वंतरी में पढ़ेंगे तो आपको 4 वॉल्व मिलेंगे। तो मिट्रल वॉल्व जब नीचे उसकी मसल्स जो है कमजोर हो जाने के कारण वो लटक जाती हैं, उसे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस कहते हैं, प्रोलैप्स कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए। हाँ सर। धन्वंतरी में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अभी जो हमने बताया था उसके मुताबिक पेज नंबर 75, ये इंग्लिश वर्जन है, जिसमें लिखा है इसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड जिसमें 3 कस्प होते हैं, 3 पल्ले होते हैं, और मिट्रल वॉल्व में 2 पल्ले होते हैं। तो सर। बाइकस्पिड वॉल्व जो है ये लटक गया है, प्रोलैप्स हो गया है, तो इसको ताकत देनी है। तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 6 हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 6 हॉरिजॉन्टल में 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट, बस ये ट्रीटमेंट जो है सर। आप 3 महीने 4-5 तक सेडेट, 3-6 टोन, और क्या था सर? बस 4-5 सेडेट, 3-6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट। 0 to 9 सेडेट्स। जी जी। मिट्रल वॉल्व का प्रोलैप्स कहलाता है। और इसमें एक चीज और हम बताएंगे, बहुत अद्भुत है, परम सूक्ष्म देखिएगा। ये आप देख रहे हैं ना H8? हाँ सर देख रहा हूँ। देख रहे हैं, यहां पर एक क्लस्टर, 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा के रखिए और परम सूक्ष्म में देख लीजिएगा, वहां पर चक्र मैग्नेट लगाया है। और 3 महीने के बाद आपको क्या सिम्टम आता है? क्यों गए थे डॉक्टर के पास, ये बताइए। सर वैसे हार्ट से रिलेटेड मुझे कोई सिम्टम था नहीं। थोड़ा सा सर रात में कभी पल्पिटेशन होता था, और लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया था, किसी और रीजन से गया था सर। मुझे एक बाएं पैर के अंगूठे में एक वो थोड़ा सा वो था सर, गिल्टी टाइप, तो उसके लिए गया था मैं उसको ऑपरेट कराने सर। तो वहाँ ऑपरेशन के समय जांच में उन्होंने जब हमारा, हेलो सर, सर कैन यू हियर मी सर? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो सर उस समय वो बोले कि ऑपरेशन से पहले तो वो जो जांच होता है सर बेहोश करने के लिए, तो उसमें उन्होंने जब हार्ट चेक किया तब उन्होंने पाया कि आपका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है सर। वो हार्ट की आवाज थोड़ी सी बदली हुई थी सर, थोड़ा सा ऐसे आवाज है, थोड़ा फिच सी आवाज कुछ आती है जी। जैसे कुछ लीक कर रहा है सर, समथिंग। तो जी उन्होंने जी। बोला कि नो, हम आपको ऑपरेट ये भी नहीं करेंगे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, इमीडिएट गो फॉर हार्ट ट्रीटमेंट। तो जी सर मैंने उसके बाद तब अपना ये 2D इको कराया, उसमें ये सब कराया। तो और बहुत ज्यादा सर हम तो यहाँ उस समय बहुत घबरा गए थे, परेशान हो गए थे। तो हम यहाँ पे PGI भी गए और लारी गए, लारी के बाद PGI गए। PGI में डॉक्टर को कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने लास्टली MRI किया।
बोला कि आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एमआरआई की रिपोर्ट तो सर नॉर्मल आ गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है थोड़ी। और सर जो अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे, ये जो इजेक्शन रेट समथिंग 60 to 65, ये तो सर मेरा 3 बार 2D इको हुआ। एक बार 62 एक में था, एक में 64 था, एक में 68 था। हाँ, देखिए ऐसा है, ये जब आप एक पल्ला कमजोर है सर और वहां से ब्लड का सर्कुलेशन, अभी आपकी क्या उम्र है? सर 57th रनिंग। 57। ऐसा है कि 57 आप क्या काम करते हैं? सर सर्विस करता हूँ एचएएल में। अच्छा, आपने एक बात और बताई थी, याद होगा, कि मुझे हाँ, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रात को कुछ पल्पिटेशन बढ़ जाती है। नहीं वो हाँ सर, जब ये प्रॉब्लम आई तब मुझे एहसास हुआ था कि कभी कभी मुझे होता था। हाँ, तो अब जब आज से जब हमने आपको बताया है सिम्टम्स, तो हाँ सर। आपको पहले ही मालूम हो जाना चाहिए, एहसास हो जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप बोलिए, आपको घबराना चाहिए या नहीं घबराना? नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आज हाँ हमने सर। बताया कि रात के समय या किसी समय पसीना आए या पल्पिटेशन नॉर्मल ना हो, राइट सर। तो हार्ट की का संदेश जाता है, अर्ली डायग्नोसिस। सर ये दो चीजें सर आपने जो और बताई वो भी मेरे साथ जैसे रात में पहले उस समय, अब तो एक छोटी सी दवा भी लेते हैं तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है। और सर रात में एक दो बार ऐसा हुआ था कि मुझे पसीना आने वाली प्रॉब्लम, और सर हथेली में पसीना होता है और पैर के तलवों में भी पसीना होता है। तो बोलिए, आप बताइए कि जो 3000 साल पहले लिखा गया, और उस समय मशीन नहीं थी, उस समय ईसीजी नहीं होता था, इको डॉपलर नहीं होता था, एंजियो स्ट्रेस टेस्ट नहीं होते थे, बहुत से टेस्ट नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं था, और सारी बातें आज के उसमें, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आप इतनी दूर दूर तक भागे गए, आप सारी ब्लड वगैरह जितनी भी जांच है हेल्थ और हेल्थ में, राजेश वर्मा जी को सारा भेज दीजिए, आपको चार्ट सहित सबको आ जाएगा। आप पढ़िए और मौत से रहिए। राइट 57 सर। निकाल लिया आपने, तो भगवान करेगा आपको 20-30 साल और जब तक आप जीना चाहेंगे निकलें। हम लोग तो बीमार पैदा हुए थे और इतना समय निकल गया और निकलता जाएगा। जब भी जितना दिन होगा, ये मृत्यु अपने हाथ नहीं है, लेकिन सर वो ट्रीटमेंट और डॉक्टर अर्ली साहब डायग्नोसिस। वहाँ जी, पीजीआई में भी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हम सर्टेन ये नहीं बता सकते कि आपको ये बाई बर्थ है या बाद में हुआ, इट में भी बाई बर्थ बोल रहे थे सर। देखिए ऐसा है, ये सारी बातें जो हैं, वैज्ञानिक लोग भी, जो हमने अभी डीसीएमपी और एससीएमपी बताया, बहुत सी चीजें बताई, लेकिन आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि ऑल इज नॉट वेल। यस सर। जो अब ट्रीटमेंट है, आप दोनों स्मॉल फिंगर के, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के वाच ज्वाइंट में जो हमने बताया, जैसे 6 हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट नोट कराया है, हाँ बाकी हम सर। लोग ये भी देखेंगे कि आपको एसिडिटी तो नहीं है, गैस्ट्रिक तो नहीं है, और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें भी, और आप भेज दीजिए सारा का सारा, आपको ट्रीटमेंट हम लोग सजेस्ट करें। कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है सर। कितने दिन से है? सर ये कॉन्स्टिपेशन वाली तो प्रॉब्लम बहुत बचपन से है सर। हमने कभी इस पे तो ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि ये हाँ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने कहा ना कि हार्ट की जो है पत्नी कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यस सर। पूरा बीआईटी में कॉन्स्टिपेशन, रक्त के निर्माण में और प्रवाह में कॉन्स्टिपेशन, गैस, और इसमें आप अभी अगली बार या 1-2 दिन बाद नेक्स्ट इसी श्रृंखला में बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपने पति यानी पति देवता हृदय के लिए क्या क्या। आप हर चीज कहते हैं थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ा सा जो है पसीना आता है, थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा, डॉक्टर भी तो सब कह रहे हैं थोड़ी सी बीमारी है, कौन कह रहे हैं कि ज्यादा है? कैंसर बताया? नहीं बताया। नहीं सर। टीबी बताई? नहीं बताई, क्योंकि कैंसर हार्ट में होता ही नहीं है। वो राइट। तो हार्ट लेन देन अचानक एकदम से कर लेता है। एंजाइना पेन हुआ, फौरन भागे भागे गए,
इमरजेंसी में जो है वहां पे आजकल बड़ा अच्छा है कि वो छल्ले वगैरह लगा के तुरंत आदमी को, लेकिन आपको अर्ली डायग्नोसिस करके कॉन्स्टिपेशन मत रहने दीजिए, और इसे कहते हैं, और एसिडिटी नहीं होने दीजिए। तो मैं आज जो है सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आपका हेल्दी ब्लड और हेल्दी हार्ट कैसे होगा। हार्ट हेल्दी तब होगा कि विद डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, विदाउट कॉन्स्टिपेशन, विदाउट स्टडी एसिडिटी, विदाउट गैस्ट्रिक। ये हेल्दी ब्लड होगा तो हेल्दी हार्ट होगा, हेल्दी ब्लड होगा तो हेल्दी हार्ट होगा, तो हेल्दी ब्लड हेल्दी हार्ट से हेल्दी बॉडी होगी। आपको परेशानी कम से कम होगी, बीमारी कम से कम होगी। तो कॉन्स्टिपेशन आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो मैं आपको एक बात सभी को ये कहने जा रहा हूं कि कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट आप लगा पाए या ना लगा पाए, लेकिन पतंजलि का दिव्य चूर्ण है, 50 रुपए का, महीने भर चलता है। वो बिल्कुल नेचुरो केमिकल है। नेचुरो केमिकल का मतलब आप और हमारे किचन में जितने मसाले और वो होते हैं, हर्ब्स होती हैं, किसान के खेत में होती हैं, उसका वो समवाय है। मुझे बहुत से पेशेंट ने, डॉक्टर्स ने कहा कि ये जीवन बदल दे रहा है। तो ये हमारे देश की सौगात है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि रामदेव जी केवल आयुर्वेद वालों के लिए, केवल हमारे आपके लिए, सबके लिए, पूरे विश्व के। उनकी निराशा यही है कि लोग उन्हें क्यों नहीं मान्यता दे रहे हैं। आपके हाथों को मान्यता क्यों नहीं मिल रही है एक्यूप्रेशर को? ये शीघ्र ही कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक, जब दुनिया विवश हो जाए, तो इस आपकी केस हिस्ट्री के माध्यम से, जो आज हम लोगों ने सुबह हमारे चिंतन ग्राम में जो रिसर्च में बातें मैंने रखी थी, राम कुमार शर्मा जी ने ये सारी, और अनिल जी ने जो आपके सामने पीपीटी रखी है, इस पर बहुत बड़ी चिंतन। और पिछले 25 वर्षों से तो हृदय का धड़कना, चलना, श्वास का चलना, रक्त का बहना, ये सब वॉक एंड वॉक एंड वॉक। आपकी टॉक एंड टॉक एंड टॉक का मतलब बहुत ज्यादा बेसुरा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, बेबात की बात और अच्छी बात, रिदमिकल एंड नॉन रिदमिकल, दैट स्पीक्स अबाउट द हेल्दी हार्ट, हेल्दी ब्लड, हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट। हाँ, अंबिका जी अनम्यूट कर लीजिएगा और बोलिएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अंबिका जी। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम सर। सर सराफ जी को नमस्कार। सराफ जी, आपका आशीर्वाद जो है पूरे देश के लोगों को और विदेश के लोगों को भी मिल रहा है। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम सर। मैं हाँ, 3rd बोलिए। सेम की स्टूडेंट हूँ, जी चंचल अग्रवाल की, कोलकाता हाँ से। हाँ मेरे बेटे को अप्रैल में कोविड हुआ था जी जी और जी उसको हाई कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद हमने चेक कराया था तो उसका हाई कोलेस्ट्रॉल आया था। जी जी और अभी 2-3 दिन पहले, कुछ 3-4 दिन पहले ऐसे ही मैंने उसको ब्लड प्रेशर चेक करने बोला, तो उसका 139/92 ऐसे कुछ ब्लड प्रेशर आया था। तो और उसकी अंगुलियां जो है, नाखून भी हल्के हल्के नीले हैं। उसको थोड़ा सा स्किन वाला प्रॉब्लम था, वो दवाई से, आयुर्वेदिक दवाई से थोड़ा कम हो गया है। स्किन उतर, मतलब जैसे होता है कि बहुत जल्दी, जैसे पानी से हाथ धोने से स्किन हो जाती है, वैसे उसकी बहुत जल्दी हो जाती थी थोड़ा सा पानी लगने से ही। अभी वो दवा से बेटर है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल उसका है, अभी काफी कोलेस्ट्रॉल आया था उसका, और ब्लड अच्छा, प्रेशर भी। अंबिका जी, जी सर। बेटे की एज क्या है? 25। हैं? 25 टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना आया है? सर। टोटल कोलेस्ट्रॉल तो यानी ट्रिग्लिसराइड्स 100 आया था। टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड्स जो होता है, हाँ, ट्राइग्लिसराइड। हाँ ट्राइग्लिसराइड जो है 150 वो तक नॉर्मल होता है। हाँ, वो उसका 100 आया था, इसलिए डॉक्टर ने ठीक। कुछ मेडिसिन नहीं दिया था। अरे नहीं नहीं, आगे आगे बोलिए। टीसी टोटल, टीसी कितना था?
सर याद नहीं, लेकिन हाई मैं एक बार अगर आप वेट करेंगे दूसरे पेशेंट को देखने के तो मैं ले आऊंगी रिपोर्ट, बता दूंगी आपको। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि हेल्प एंड हेल्थ में राजेश वर्मा जी से कांटेक्ट करके आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, ओके सर। कतई। सर थैंक यू वेरी मच सर। और ये पोस्ट कोविड एफ्लिक्शंस जो हैं, जिनके शुगर और ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, और पहला ही जो है वो नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड। 5 होते हैं, टीसी, ट्राइग्लिसराइड, एसडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल, इनके कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। जी सर। क्योंकि देखिए ऐसा है, फिजिशियन और स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर विजयेंद्र पांडे जी आए थे, वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, पिछले बहुत वर्षों से इस पे बहुत गंभीर चिंतन और स्टडी है। तो ये नेचुरोपैथी आप ये बताइए, कोविड से पहले उसको बीपी था? जी सर, बीपी उसका थोड़ा हाई रहता है। कब से, कितने दिनों से? 2-3 साल से उसका हाई रहता है थोड़ा बीपी। हाँ, तो ये जो है उसका वेट कितना है? वेट उसका 78 ऐसे कुछ है, उसकी हाइट अच्छा 5'9" है ऐसे। अच्छा, देखिए लंबा। ऐसा है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गैस बनती होगी, एसिडिटी होगी, खान पान होगा, सब हेल्थ एंड हेल्थ में हम लोग देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, आप परेशान ना। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी आप अगर वैसे ही करना चाहें, लेकिन ये जी ठीक सर। नहीं होगा, क्योंकि 5 हम लोग चेक किए बगैर पूरी चीज का दे देंगे, और क्या प्रॉब्लम है उसको भी देखेंगे। तो अच्छा सर। रूट पे देखिए ऐसा है कि फोकस एंड स्ट्रेस, मालूम चला कि फोकस कहीं और है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, नाभि गड़बड़ है तो बढ़ेगा ही, बाद में आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। लेकिन आपको अभी अर्ली स्टेजेस पे पहला सिम्टम तो है बीपी है, कि आपने बताया कि इस उम्र में ही बीपी की दवा खा रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो उसकी जब वो खेलने वगैरह चला जाता है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था जैसे 2 दिन पहले, तो उसकी बीपी नॉर्मल आ गई थी। तो फिर ठीक है, कोई खास बात नहीं है, देखेंगे। ठीक, धन्यवाद नेक्स्ट। सर। नमस्कार। हाँ, और गायत्री जैन जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। सर मैं गायत्री जैन जयपुर से बोल रही हूँ सर। मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया है, अप्रैल में ज्वाइन किया था मैंने। आपके तो हेल्प एंड हेल्थ में दर्शन होते रहते हैं। जी सर, अच्छी 2 बात। बार लिए मैंने, 2 बार लिया हाँ था, उससे बहुत फायदा, मैं फीडबैक ही दे रही हूँ कि हाँ, उससे बोलिए। मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत फायदा हुआ है। आप ये तो बताइए, आपको किस चीज में फायदा हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ सर, मेरे को 18 साल पहले यूट्रस रिमूव हुआ था, तब से मेरे को कमर में दर्द, एसिडिटी वगैरह बनती थी, और जी तो उसका ट्रीटमेंट लिया था। और अभी पिछले साल मेरे को कोविड हुआ था, तो चेस्ट पेन हो रहा था, तो वो भी सही हो गया, आपसे ट्रीटमेंट लिया उसके बाद। जी जी जी, आप बताइए ट्रीटमेंट क्यों। तो अभी हम बता दें कि हार्ट का ट्रीटमेंट उसमें दिया हुआ था, राइट थंब में 01 02। आप बताइए क्या दिया गया था, बताइए। सर मेरे को ऐसे तो नहीं आता ज्यादा कुछ बताना अभी, लेकिन राइट थंब में 4 जगह पॉइंट लगाए थे मेरे को। हाँ हाँ हाँ, बस यही सुन लीजिए। आपके जैसे बॉडी को पूरे बीचों बीच काट दिया जाए, तो सिर से लेके, गले से लेके, नाक से लेके, और लंग्स और हार्ट से नीचे यूट्रस तक जाता है। जी अभी सर। हम लोग अगली बार बताएंगे कि हार्ट का ऊपर से नीचे तक का इलाज। सभी लोग नोट कर लें, राइट थंब 0102 RLBM में। अब जैसे इनकी यूट्रस निकली हुई है, तो 145 सीडेड, 368 टोन, 029 सीडेड। जी सर। ये सामान्य लोगों के हृदय से लेके, सिर से लेके, यूट्रस से लेके, प्रोस्टेट से लेके, सभी का पूरा है। और आपने कहा कोविड में बहुत आराम मिला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी सर। आपके कमर में दर्द में आराम मिला? जी सर, बिल्कुल अब सही। कमर में दर्द नहीं रहता है। जी, और आप में चेहरे में प्रसन्नता भी दिख रही है। जी और सर। आगे आने वाली बीमारी को भी आप जो है, एक पहचान और हम बता दें, जी। जिनके, बल्कि जिनका फैटी लीवर है, जी सर। उनका चेस्ट की तुलना में पेट बढ़ा हुआ नजर आएगा। चेस्ट अंदर धसी हुई, पेट निकला हुआ होगा। और जिनके यूट्रस में बल्कि होंगी, उनके हिप रीजन बढ़े हुए होंगे, थाई रीजन में मांस मिलेगा। ये पहचान है।
जी अब आप बताना चाहें तो ये एक अच्छी बात होगी कि जब ऑपरेशन क्यों करना पड़ा, आपकी बटक रीजन जो पीछे की है वो। सर मेरे को हाँ, ऑपरेशन इसलिए क्योंकि मेरे को यूट्रस में फाइब्राइड था चने के आकार का। मैं आपको यही तो बात बताने जा रहा हूं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अर्ली डायग्नोसिस क्या है कि बल्कि यूट्रस या फाइब्रोसिस होने का ये एक सबसे बड़ी पहचान है कि आपके जो बटक रीजन है, पीछे का हिस्सा, जी वो बढ़े हुए हो जाते हैं। तो आज किसी भी उम्र की आपके घर में बेटियां हों, बहनें हों और भी हों, तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए सभी लोग देख लें और ये ट्रीटमेंट करने पे आपको जो है बहुत अर्ली स्टेज पे, भगवान ने क्रिएशन फैक्टर के लिए यूट्रस दी है, निकलवाने के लिए और उसके लिए नहीं, कैंसर के लिए नहीं दी। वो तो चूंकि उसकी सफाई अंदरूनी ऐसी है, नहीं हो पाती, हम नहीं जान पाते इसलिए। और चूंकि सेंटर में होने के कारण वो हार्ट लाइन को भी, मिडियल लाइन जो है, जो पूरी बॉडी को एक दो भागों में बांटता है, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, दैट इज द जीरो मेरिडियन, और चाइनीज में उसे सीवी मेरिडियन कहते हैं। जी और सर। बैक में जो है वो डीयू या जीवी, गवर्निंग वेसल। सीवी इज द क्रिएशन वेसल और डीयू इज द मैनेजमेंट वेसल, मेंटेनेंस वेसल। जी सर। आप देखिए ये बहुत बड़े जो है दो वेसल हैं, और जी सर। आयुर्वेद में उसे 0 वर्टिकल और 9 वर्टिकल के रूप में कहा गया है। तो इनके टुकड़े करके रीजनल डायग्नोसिस, ये सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये जानना चाहिए। तो आम का आम, गुठली का दाम, इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट है, होलिस्टिक है, सिर से लेके आंख से लेके। और एक बात बता दो, जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है तो उनको आंखों में भी दिक्कत हो सकती है और घुटने की में भी आंख होती है। आपको मालूम है कि नहीं? आप जरा अपने घुटने में, सब लोग अपने अपने घुटने में देखिए, आंखें होती है सर। जैसे कटोरी कहते हैं। हाँ जिनको प्रोस्टेट होगा, जिनको यूट्रस में समथिंग रॉन्ग होगा, तो आंखों में भी और घुटने में भी हाइपरट्रॉफी दर्द और एट्रॉफी हो जाती है। तो ये सारा का सारा इलाज क्या है? होलिस्टिक है, इंटीग्रेटिव है। और ये इससे मैसेज क्या जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये करके इतना आनंद महसूस कर रही हैं, तो क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर में और लोगों को एडमिशन के लिए आपने प्रेरित किया? हाँ कि जी ना? सर, मैंने कईयों से बोला है कि अब बेसिक कोर्स हो रहा है तो आप करो, ये बेसिक कोर्स करो एक बार, जो नहीं, 10 और 11 को हो रहा है। सुनिए, करस्पॉन्डेंस कोर्स कराइए, कैंपस कोर्स कराइए। आप घर बैठे एक ऐसी चीज किसी को कर देंगे कि पूरे मोहल्ले को, समाज को, घर परिवार को लाखों रुपए बचेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मैंने देखा है, तब मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं, हमारा उद्देश्य जो है किसी को बरगलाना नहीं है। जी सर। ये थेरेपी को जो है आपके जो गॉड का गिफ्ट है, आपके हाथ में जो सॉफ्टवेयर दिया है, उसका सही उपयोग कैसे करें, ये जानने का। नेक्स्ट सर एक लास्ट। क्वेश्चन और था मेरा, एक हाँ क्वेश्चन और है हाँ, बताइए सर। जो आपने विटामिन B12 बताया था, जी। तो अगर कोई 2 महीने 10 दिन प्रेग्नेंट है फर्स्ट बार और उसको इंजेक्शन लग रहे हैं विटामिन B12 के, तो जी, उसके ये पॉइंट लगा सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं। देखिए ठीक एक है। बात बता दें, आगे अगर अगली बार ये बताएंगे हम कि आपका हार्ट के लिए ये प्रोटीन डाइट क्या होता है। प्रोटीन डाइट जो है आपके घर में और आपके द्वारा बनाई जाती है, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि सप्लीमेंट कितने दिन तक, सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कितने दिन तक खाएं ये किसी को नहीं मालूम। और जैसे आपके पॉइंट हैं, अगर आपको, मैंने आपको बताया कि अगर ये सूट नहीं करते, 5 मिनट में ही एंजाइटी और आपको बेचैनी होने लगेगी, तुरंत हटा जी दीजिए। तो विटामिन B12 के इंजेक्शन जो है आपकी जो है नसों की ताकत, जिससे कि पोस्टमार्टम कोई प्रॉब्लम ना आए, ये बहुत उचित है। लेकिन डॉक्टर्स ये आप पॉइंट भी लगा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और कितने लगने चाहिए ये अपने आप पॉइंट से मालूम हो जाएगा। अगर मान लीजिए जितने इंजेक्शन के लगने से नहीं मालूम होगा, लेकिन अच्छा है।
अब भोजन के माध्यम से नरिशमेंट प्रेगनेंसी में लोगों को, मैं बार बार यही कह रहा हूं, नहीं हो पाता, इसलिए कैरियर डिजीज के रूप में चली जाती हैं। उसे जेनेटिक नहीं कह सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि शुगर था, उनको भी हो गया, हमारे माँ बाप को, अरे भाई सबको कैसे हो जाएगा शुगर, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक, आज हम लोग बस यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है, और ये समय जो है, समय की रेखा को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। आई हैंड ओवर टू थैंक यू सर, प्रणाम। प्रोफेसर अनिल सिंह, जो कि इस वर्कशॉप की बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, सजग रहते हैं, और आपके लिए वो सदैव प्रयासशील होते हैं। ओवर टू मिस्टर अनिल सिंह जी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत ज्ञानवर्धन के लिए जो हार्ट पे था, और आप सभी ने ट्रीटमेंट भी समझा और सीखा। पुस्तक परिचय श्रृंखला में आज आपके लिए लाए हैं एक्यूप्रेशर जन जागरण, तो है, और इस सेशन में मौजूद हैं संस्थान के संस्थापकों में से एक श्री श्याम सुंदर सराफ सर, और एपेक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं आप। तो यह जन जागरण किताब है, यानी इसमें सभी कॉमन बीमारियों को उपचार दे रखा है, और ये 25 या 50 रुपए में उपलब्ध है। कम कीमत इसकी जानबूझ के रखी गई है ताकि सब तक यह किताब पहुंच सके, एक्यूप्रेशर जन जागरण करके है। तो आप सभी यह किताब अवश्य अपने पास रखें, दूसरों को दे भी सकते हैं। और ऐसी ही दूसरी पुस्तक है कब्जियत पर, जो कब्जियत से संबंधित जितने भी लक्षण हैं, रोग लक्षण, उनके विषय में है, और उनका उपचार डायग्राम सहित है। इस तरह से डायग्राम सबका बना हुआ है ताकि आप देख करके उन पॉइंट्स का उपयोग टोनसिलेट कर सकते हैं। और च्यवन ऋषि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, तो इसमें ड्यूडिनल अल्सर से लेकर के विटामिन B12, विटामिन D3 और इस तरह के सभी बीमारियों को उपचार डायग्राम के साथ दे रखा है। इसका नाम है च्यवन ऋषि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ये सारी पॉकेट बुक्स हैं छोटी छोटी, और 100 रुपीज जिनकी प्राइस है। और ये लीवर गॉल ब्लैडर पे है। लीवर गॉल ब्लैडर जैसा आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और उससे संबंधित सभी चीज इसमें लिखा है, और लीवर गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट भी लिखा है उसके सारे लक्षणों के साथ, कि गॉल ब्लैडर स्टोन से लेकर के, और सभी में डायग्राम बनाए हैं। हिंदुस्तान की जितनी किताबें हैं, जो भी प्रोटोकॉल आपको दिए जाते हैं, उसका डायग्राम भी साथ में दिया है ताकि आप टोनसिलेट और उसका उपयोग समझ पाएं और लगा पाएं। और एक है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अग्निवेश आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक तुल्यार्थता, सभी ऑर्गन्स के विषय में, उनकी पॉइंट पैथोलॉजी और लोकेशंस। बहुत सरल है कि कनपट्टी में दर्द है, उसका इलाज आप कहाँ करेंगे, और उससे संबंधित रोग। तो यह पॉकेट बुक्स छोटी छोटी थी, जो आपको करीब करीब संस्थान के द्वारा 25 पॉकेट बुक्स पब्लिश्ड हैं। प्राइस कम रखी गई है, और करीब करीब वो 50 पेजेस की हैं। वो आप संस्थान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या आपके शहर में एफिलिएटेड सेंटर या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके माध्यम से भी आपको मिल जाएगी। और 10 और 11 जुलाई को बेसिक ट्रेनिंग जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर आधारित है, शनिवार रविवार, अभी आने वाले शनि रवि को ये क्लास होने जा रही है। परिवारजनों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ सकते हैं, और इस एक्यूप्रेशर को के प्रचार और प्रसार में अपना सहयोग दे सकते हैं। और कैप्सूल कोर्स प्लान है आदरणीय अग्रवाल सर, जो ब्रेन और स्पाइन में से एक टॉपिक पे इस महीने होगा, और बाकी आने वाले महीने में वह भी है, उसका नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। और यह ट्रेनिंग अभी जो बुधवार की क्लास चलती है वो 5:30 बजे से है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ध्यान में है, इसलिए वो 6 बजे जुड़े। तो 5:30 से 6:30 क्लास रहेगी, और 6:30 से 7 बजे तक ये इंटरेक्शन का सेशन रहेगा। तो आप सभी इस क्लास में जुड़े, और करेस्पॉन्डेंस और कैंपस के एडमिशन चल रहे हैं कोर्सेज के। शीघ्र आप सब लोग एडमिशन करा लें, ताकि आप किताबें संस्थान से भेजी जा सकें और समय से क्लासेस प्रारंभ हो सके। तो आप सभी इस क्लास में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अगले बुधवार फिर मिलेंगे।